लेकिन उस समय उन्होंने मुझे एडॉक पर रखा और एडॉक पर मेरा वेतन मात्र वहाँ शुरुआत में 250 रुपये था। 250 रुपये वेतन मुझे ठीक तो नहीं लगता था, लेकिन इसके साथ में मैं ट्यूशन लेता था, उससे जो इनकम होती थी वो मेरे काम में आती थी। वो इनकम के साथ में मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्वयं का प्रयास जारी रखा। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक दिग्गज जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और जो एक एडेड स्कूल में क्राफ्ट टीचर हैं। तो आइए मिलते हैं हम नरेंद्र जादव सर से। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। सर, हम शुरुआत करते हैं आपके एक छोटे से परिचय से हमारे दर्शकों के लिए। मैं एक सामान्य बहुसंख्यक परिवार में से हूँ, यानी हमारे देश में जो बहुसंख्यक परिवार रहते हैं, जिसको हम कहेंगे कि मध्यम वर्ग से थोड़ा सा नीचे, उस परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और बेसिकली जो है मैं कृषक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूँ, यानी मेरा परिवार तो कृषक परिवार था ही, साथ में मैं जिस मोहल्ले में निवास करता था वो भी पूरा मोहल्ला का मोहल्ला कृषक परिवार है। हमारा परिवार बड़ा था, हम 3 भाई और 3 बहन थे। इतने बड़े परिवार में सिर्फ पिताजी की ही इनकम थी जिसके ऊपर हमारा परिवार गुजर बसर करता था। इसलिए ये 6 लोगों का लालन पालन करना और सारी पूर्ति करना, चाहे वो स्कूल की हो या कोई और अन्य आवश्यकताएं हैं वो हो, तो उसके लिए पिताजी को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। वो एक राज्य बीमा कर्मचारी निगम में ड्रेसर के पद पर नियुक्त थे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते थे। मैं रोज़ उनको प्रैक्टिस में अपनी मदद देता था। जब मैं 5 वर्ष की आयु का था तब से मैंने उनको मदद प्रारंभ कर दी। जी सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि एक आप मध्यम वर्गीय परिवार से थे और कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है वहाँ और जिसमें बच्चे ज़्यादा हैं, बहुसंख्यक परिवार था, तो वहाँ पर जो पालक रहते हैं उनकी चुनौती बहुत हो जाती है और कहीं ना कहीं बालक जो रहते हैं या बच्चे जो रहते हैं उनका संघर्षमय जीवन वहीं से शुरू हो जाता है। तो एक छोटा सा आपके जीवन का सफ़र का रूपांतर जो आपको एक संघर्षमय जीवन से अभी एक आप जो क्राफ्ट टीचर और एक समाज सेवक के रूप में अपनी छवि रखते हैं, वहाँ तक पहुँचने का एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों के। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा मोहल्ले के एक सरकारी स्कूल से हुई। वो सरकारी स्कूल भी ये कहेंगे हम कि बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन पढ़ाने वाले लोग अच्छे थे वहाँ पर। घर के पास में ही वो सरकारी स्कूल था और पहली से लेकर के 5वीं तक जो है पता ही नहीं चला कि कब हम 5वीं में पहुँच गए। और उसके बाद में जब मुझे 6वीं में एडमिशन लेना था, तो 6वीं में मैं श्री गणेश हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। और 6वीं में जब मेरा पहला दिन स्कूल में जाना था, तब मुझे इस बात का आभास ही नहीं था कि मेरा शर्ट जो है दोनों कंधों से फटा हुआ है और पीछे से जो हाफ पैंट है वो भी थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो मेरी बड़ी बहन ने कहा था दूसरे दिन, जब मुझे दूसरे दिन नए कपड़े पहन के गया, तो ये सवाल किया था घर में कि नरेन कल अच्छा लग रहा था क्या। तो वो बात मुझे ध्यान में है कि इतना अभाव होने के बावजूद भी हमको इस बात का एहसास नहीं होता था कि हम कुछ अभावों में जी रहे। बड़ी प्रसन्नता से रहते थे और प्रसन्नता से मैं स्कूल जाता था और फिर अपनी पढ़ाई शुरू की। और मुझे ये कहते थे स्कूल में भी टीचर्स लोग हमारे कि तुम्हारी जो याददाश्त करने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी है। वो आभास मुझे पहले से ही था। और फिर उसके बाद में 9वीं में तब अपना स्ट्रीम चुनते थे, तो मैंने साइंस चुना था, साइंस मैथमेटिक्स चुना। साइंस मैथमेटिक्स चुनने के बाद में मैंने जो बोर्ड की परीक्षा होती थी वो मैट्रिक होती थी, और मैट्रिक में मैंने बहुत अच्छा परिश्रम किया। बहुत अच्छा परिश्रम करने के बाद में जब रिज़ल्ट आया, तब समाचार पत्र में रिज़ल्ट घोषित होता था। समाचार पत्र में परिणाम घोषित होते थे, बहुत सारे रोल नंबर उसमें होते थे। लेकिन जब रिज़ल्ट देखने लगे तो सब बोले कि भाई इसका नंबर तो है नहीं, इसका नंबर है नहीं, मेरा नंबर नहीं है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन मुझे पूरा आत्मविश्वास था कि मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हूँ। तो हुआ वैसे ही। मैंने बोला छोड़ दो आप,
यदि उसमें मेरा रोल नंबर नहीं है तो भी मैं फेल नहीं हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं पास हूँ और मैंने साइंस स्ट्रीम में अच्छे नंबर लेकर के मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद में मैंने जाकिर हुसैन नहीं, कादरिया कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। जब तक के बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तब तक के स्कूल में जाता था तो स्कूल के ड्रेस में ही था। यानी इतने अभाव में हमारा जीवन रहा, वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं एक ड्रेस पहन करके मैट्रिक पूरी किया और फिर कॉलेज में पहली बार मैंने रंगीन कपड़े पहने। और वो रंगीन कपड़े भी तब मुझे 250 रुपये स्कॉलरशिप मिली थी। एक पैंट और एक शर्ट सिलाया था, वही पैंट और शर्ट पहन करके मैंने कादरिया कॉलेज में प्रवेश लिया और वहाँ अपना सेल्फ स्टडी किया, ट्यूशन भी नहीं लगाई। और इसके बाद में फर्स्ट ईयर करने के बाद में ऐसा लगा कि परिवार में थोड़े से पैसों की आवश्यकता है। काफ़ी खींचतान से कभी कभी जो है चाय भी नहीं बन पाती थी, तो ऐसा लगता था थोड़ी देर रुकना पड़ता था। पिताजी बोलते थे रुक जाओ, मैं व्यवस्था करता हूँ, फिर दूध लेकर के आना, फिर शक्कर लाना। तो कभी कभी एक बार मैंने मेरे रिश्तेदार से ये बात सुनी थी कि उनका परिवार जो है बोले बहुत निम्न स्तर का है, वो तो चाय शक्कर भी समय पर लाते हैं। तो वो बात मुझे ध्यान में थी, तो मैंने बोला मैं भी मेहनत करूँगा और परिवार को मदद करूँगा। इसके लिए फिर मैंने बीएससी सेकेंड ईयर में प्रवेश तो लिया, लेकिन साथ में टीवी टेक्नीशियन का मैंने कोर्स किया। वो कोर्स मैंने 6 महीने में पूरा किया। उसके बाद 6 महीने मैंने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद में मैं साइंस स्टूडेंट होने के कारण उस काम में मुझे बहुत जल्दी महारत हासिल हो गई। यानी वॉल सेट से लेकर के मैंने ट्रांजिस्टर सेट और फिर उसके बाद में टीवी सेट, ये सारी चीज़ें बनाई। सारी चीज़ें बनाने के कारण जो है थोड़ी सी आय बढ़ी, जो मैं घर में काम आती थी और मेरी फीस भी उसी से भरा जाती थी और मुझे बड़ी संतुष्टि थी। कॉलेज थोड़ा समय जाता था, जब पीरियड लगते थे तब जाता था। एक्चुअली जो फिजिक्स का पीरियड होता था वो थोड़ा कठिन होता था। फिजिक्स और मैथमेटिक्स मुझे ज्वाइन करना रहता था। उन पीरियड में मैं जाता था और वापस अपनी दुकान पर आकर के अपने रिपेयरिंग के काम करता था। ऐसे मेरा जीवन 1984 से लेकर के 1990 तक गया। जी सर। सर जैसा कि हमारी टीम ने बताया, कहीं ना कहीं आपका जो सफ़र रहा, एक क्राफ्ट टीचर बने आप, लेकिन हमारी जो टीम बताती है कि आपका 2 सिलेक्शन एक साथ हुए थे, तो आपने क्राफ्ट टीचर का ही पोस्ट क्यों चुना और वो दूसरा सिलेक्शन क्या था? हुआ ऐसा कि मैं ये साथ में टीवी रिपेयरिंग का कोर्स करने के साथ इससे इनकम जो आती थी वो घर में देता था। उसके साथ में जब बीएससी कंप्लीट हो गया मेरा और एमए हिंदी लिटरेचर भी मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद में एमए लोक प्रशासन से मैंने कंप्लीट किया। वो इसलिए किया था कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूंगा, पीएससी वगैरह दूंगा और फाइट करूंगा, और मैं पीएससी प्रीलिम एक बार निकला भी। उसके बाद में मैंने फिर एक विद्यालय में आवेदन दिया। वो विद्यालय है श्री गणेश हायर सेकेंडरी विद्यालय। श्री गणेश हायर सेकेंडरी विद्यालय में मैंने अपनी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर अपना आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उस समय उन्होंने मुझे एडॉक पर रखा और एडॉक पर मेरा वेतन मात्र वहाँ शुरुआत में 250 रुपये था। 250 रुपये वेतन मुझे ठीक तो नहीं लगता था, लेकिन इसके साथ में मैं ट्यूशन लेता था, उससे जो इनकम होती थी वो मेरे काम में आती थी। वो इनकम के साथ में मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्वयं का प्रयास जारी रखा। उसका परिणाम ये हुआ कि 1998 में पहली बार मध्य प्रदेश पुलिस की सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की भर्ती की जो वैकेंसीज निकली, उस वैकेंसी को मैंने फिलअप किया और मैंने रिटर्न एग्ज़ाम दी। रिटर्न एग्ज़ाम दे करके मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होने लगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और रिटर्न एग्ज़ाम में मैं क्लियर हो जाऊँगा। रिटर्न एग्ज़ाम में मैं क्लियर हो गया। रिटर्न एग्ज़ाम में क्लियर होने के बाद फिर फिज़िकल टेस्ट हुआ। फिज़िकल टेस्ट में भी मैं क्लियर हुआ, क्योंकि मैं बचपन से ही जो है स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था। तो एक्सरसाइज है, योगासन है, प्राणायाम है, ये करने के ऊपर मेरा ध्यान रहता था। तो फिज़िकल भी मेरा क्लियर हुआ 98 में। और फिज़िकल क्लियर होने के बाद में सितंबर में एक समाचार आया कि मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। मेरा पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ थाने से, और इसी सितंबर के महीने में मुझे क्राफ्ट टीचर का भी सिलेक्शन, जो इंटरव्यू मैंने दिया था एडेड स्कूल का, उसका भी मुझे पत्र प्राप्त हुआ कि आप इसमें चयनित हो चुके हैं। मैं एक साथ 2 जगह चयनित हुआ। पिताजी के सामने बात रखी कि एक तो सब इंस्पेक्टर की सर्विस है और एक ये क्राफ्ट टीचर की है।
उन्होंने पूछा कि दोनों का भाई वेतन क्या है, तो मैंने बोला 500 रुपये का फ़र्क है। तो बोले ये ऐसा है कि मेरे हिसाब से टीचर जो है वो सब लोगों को ज्ञान ज्योति दे करके ज्ञान का प्रकाश देता है, इसके लिए इन दोनों नौकरियों में टीचर की नौकरी ज़्यादा बेहतर है। और मैंने उनकी बात सहर्ष स्वीकार कर ली और मैंने इस तरह क्राफ्ट टीचर में अपना पदार्पण किया। मीन्स कि कहीं ना कहीं ज्ञान का प्रसार आपको करना था और आपके पिताजी चाहते थे कि आप ज्ञान देने वाले बने और इस कारण से आप एक क्राफ्ट टीचर बने। सर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हमारी आपने जैसे बताया अभी कि मैं स्वास्थ्य के प्रति सजग था, तो मेरे को वही उससे ही एक बात याद है कि हमारी टीम ने बताया कि आपको कहीं ना कहीं कोरोना काल में योगासन को लेकर आप बड़े चर्चित हुए, तो वो क्या चीज़ थी कि जिस कारण से आप एक चर्चा में आए, मीडिया में भी आए? कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना काल में जिस मोहल्ले में मैं रहता था जिसका नाम था रास्तीपुरा, वो हॉटस्पॉट घोषित हो गया था। वह प्रशासन का ऐसा कहना था कि ये कोरोना का ब्लास्ट यहाँ से हुआ है। मुझे चिंता हुई क्योंकि मेरा बचपन वहाँ बीता, वहाँ के सब लोग मेरे परिवार के लोग, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि रास्तीपुरा मेरा पूरा परिवार है और जब भी मैं जाता हूँ वहाँ बड़ी आत्मीयता से सबसे मिलता हूँ। तो जब ऐसा लगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे ध्यान में आया कि योगासन और प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने लंग्स को जो है ताकत दे सकते हैं और हमारे लंग्स में जो छोटे छोटे गुब्बारे रहते हैं उनके छत विच्छत हो जाने से श्वासोच्छ्वास में गड़बड़ियाँ होती है और वो कोरोना का कारण वही था, लंग्स इंस्पेक्शन। तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन जो है मोबाइल के ऊपर जो है एक ग्रुप बनाया, रास्तीपुरा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा, दूसरे लोगों को भी जोड़ा, मेरे मित्रों को भी जोड़ा और एक समय निर्धारित किया कि आप मेरे साथ में योगासन और प्राणायाम किया कीजिए। और मैंने वो प्रारंभ किया। वो प्रारंभ करने के बाद में रिस्पांस अच्छे आए, सबको अच्छा लगने लगा, एनर्जेटिक लगने लगा कि हम जब भी आपके साथ में योगासन और प्राणायाम करते हैं तो दिन भर बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जेटिक लगता है। तो इस प्रकार मैंने वहाँ रास्तीपुरा में भी मदद की और जहाँ जहाँ कोरोना के कारण या किसी अन्य कारण से किसी का वहाँ देहांत हुआ तो मैं वहाँ बराबर उपस्थित हुआ। इसी कड़ी में मेरे मौसी के लड़के को भी कोरोना हुआ था और वो एप्पल हॉस्पिटल में भर्ती था। लेकिन एप्पल हॉस्पिटल में भर्ती होने के साथ में मैंने जैसे ही कॉल किया तो बोले मेरे को देखने कोई नहीं आ रहा है और वो काफ़ी निराश लगा और जैसे लगा कि ये बहुत निराश हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं जाऊँगा। मैंने घर में बिना बताए मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा 1 घंटा लगेगा। मैं घर बिना बताए एप्पल हॉस्पिटल गया, उसके सामने खड़ा रहा और उससे बातचीत करी। जैसे मैं खड़ा रहा तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया, वो बहुत अच्छे मन से बोला कि इतने सारे रिश्तेदार थे मेरे नरेंद्र भाई, लेकिन आप आए हो सिर्फ एक जो मुझे यहाँ देखने के लिए आए हो, बाकी सब डर डर के कोई नहीं आया है मेरे पास में। तो उसको जो हिम्मत और साहस मिली, मैंने बोला कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। आप मैंने बोला फिर बैठो और अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। वो बोले मेरे से बैठे नहीं जाता, ताकत नहीं है। बोला धीरे धीरे कोशिश करो। ऐसी कोशिश करी, आज वो स्वस्थ है और जब भी मेरे से मिलते हैं तो ये बताते हैं कि आपने मेरे को कोरोना के काल में बहुत हिम्मत दी। और इस मेरे समाचार को अपना जो दैनिक भास्कर समाचार पत्र है उसने भी कवर किया। मुझे भी अच्छा लगा लोगों की ऐसी सेवा करके। जी सर। सर हमारी टीम ने हमें ये भी बताया कि आप विभिन्न संस्थाओं में अलग अलग पद रखते हैं, तो वो कौन सी संस्था है? जैसे कोई किसान संघ है, कोई टीवी टेक्नीशियन का संघ है, ऐसी कौन कौन सी संस्था है और किस तरीके से आपने उसमें कार्य करा? सामाजिक जीवन में जैसे लोगों को मैं देखता हूँ तो लोगों की पीड़ा को मैं स्वयं अनुभव करता हूँ। इतना संवेदनशील मैं रहा हूँ क्योंकि मुझे परिवार से वैसे संस्कार मिले और वैसी जगह मैं रहा कि दूसरे को दुख को अपना दुख समझना। जैसे ही मैंने टीवी कोर्स किया और फिर उससे जो इनकम होती थी उससे अपने परिवार में मैं मदद करता था, भरण पोषण होता था। तो इनकी पीड़ा को देखते हुए मैं हर काम में इनको मदद करता था। एक घटना है, एक टीवी टेक्नीशियन था हमारा, तो उसने एक चीज़ रिपेयर की और उसने अपना मेहनताना मांगा, लेकिन जो रिपेयरिंग करवाने वाला था वो एक पुलिस वाला था।
उस पुलिस वाले ने उसको बोला कि आप यहाँ पर थाने पर आना, मेरे से पैसे ले जाना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने आपका काम यहाँ पर किया है, मैं पैसे यहीं पर लूँगा आपसे। तो उसने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोल दिया कि नहीं, मैं पैसे यहीं लूँगा। तो उसने थोड़ा सा उसके ऊपर आक्रमण करके एक झापड़ मार दिया उस टीवी टेक्नीशियन को। वो झापड़ मारने के बाद में जैसे ही मेरे को पता चला, उसने मेरे को बताया, तो हमने सारे लोगों को इकट्ठा किया, माननीय एसपी महोदय के पास में गए। एसपी महोदय ने हमारी बात सुनी और तत्काल उस व्यक्ति को लाइन अटैच किया। तब से टीवी टेक्नीशियन के सारे लोग जो है मेरे ऊपर विश्वास करने लगे और फिर उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई जिसमें मुझे उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए आमंत्रित किया। मैंने बोला मेरे पास में वैसे ही बहुत सारे काम रहते हैं, टीवी टेक्नोलॉजी का भी है, स्कूल का भी है, परिवार का भी है, कभी कभी खेत में भी जाना पड़ता है, इसलिए आप अध्यक्ष किसी और को बना दो, मैं आपको पूरा पूरा सहयोग करूँगा। इस तरह उन्होंने अध्यक्ष की जगह मुझे उपाध्यक्ष बनाया और समय समय पर मैं जो है टीवी टेक्नीशियनों के साथ में मिलते रहता हूँ, अभी भी उनकी पीड़ा सुनता हूँ। और परिवार में हम सब मिलजुल करके, किसी को यदि कोई बीमारी है, कुछ है, तो हम सब अपनी तरफ से धन संग्रह करके उनकी पूरी पूरी मदद करते हैं। इसके साथ में समाज में मेरा ऐसा व्यक्तित्व देख करके वर्तमान में क्षत्रिय काची कुशवा समाज का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ और भारतीय किसान संघ में मैं 6 साल तक के जिला अध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में जिला कार्यकारिणी में हूँ। किसानों की जो मैंने पीड़ा देखी उसके लिए मैंने अच्छी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारी उपलब्धियाँ मेरे कार्यकाल में रही। एक पीड़ा ये रहती है किसानों के साथ में कि किसानों की ज़मीन जो है नक्शे में तो 2 एकड़ है, लेकिन मौके पर जाओ तो कहीं 20 डिसमिल कहीं कम है, तो कहीं 10 डिसमिल कम है। ये पीड़ा मुझे आज तक चुभन देती है और आज तक हमारे शहर में ये कार्य चल रहा है कि कॉलोनाइजर कहे या कोई और खरीदार कहे, किसान की ज़मीन को थोड़ा ना थोड़ा वो हड़प ही लेता है। इसके लिए मैं आगे भी प्रयासरत रहूँगा, अपनी टीम के साथ में रहूँगा और उनको अपना हक और अधिकार दिलाने का मेरा प्रयास हमेशा बना हुआ रहेगा। बिल्कुल सर। सर थोड़ा सा आपके जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी का समय है और क्राफ्ट के तरफ रुझान जो विद्यार्थियों का है वो थोड़ा कम होते जा रहा है, तो एक क्राफ्ट किस चीज़ के लिए ज़रूरी है विद्यार्थी के जीवन में? क्राफ्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो व्यक्ति को क्रिएटिविटी सिखाता है और क्रिएटिविटी सिखाने से हमारा जो मस्तिष्क है वो और ज़्यादा बेहतर बनता है, उसकी वैचारिकशीलता बढ़ती है, संवेदनशीलता बढ़ती है। लेकिन आजकल क्या है कि मोबाइल और टीवी के कारण युवाओं में बहुत सारी चीज़ें विलुप्त होते जा रही है, यहाँ तक कि उनका औसत स्वास्थ्य का स्तर भी बिगड़ने लगा है। मैं बार बार विद्यार्थियों से भी कहता हूँ कि जितनी देर में आप 100 मीटर दौड़ पूरी नहीं कर सकते हो, उससे 2 सेकंड पहले मैं आपकी 100 मीटर दौड़ पूरी कर सकता हूँ और मुझ में अभी भी वो दक्षता है। इसलिए मैं उनको बार बार प्रेरित करता हूँ कि मोबाइल से दूर होके, थोड़ा सा टीवी से दूर होके, सीरियलों से दूर होकर के वास्तविक जीवन में आए, वास्तविक जीवन में आ करके अपनी क्रिएटिविटी जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाएं, तो हमारा स्वयं का भी भला होगा और देश का भी भला होगा और एक अच्छे नागरिक और अच्छे व्यक्तित्व देश को मिलेंगे। बिल्कुल सर। सर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि जो आपका जो जीवन रहा और उसमें जो आपने सफलताएं पाई, तो उसके लिए आप श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि और परिवार में मैं देखते रहा, निरंतर पिताजी का संघर्ष देखते रहा। पिताजी के संघर्ष के साथ में पिताजी के भाइयों का संघर्ष और पूरे मेरे मोहल्ले का संघर्ष। जब लोग वहाँ से खेत में जाते थे तो बरसात के दिनों में एक जो थैली आती है वो थैली अपने सिर के ऊपर ओढ़ करके आते थे और उसको वो घोगड़ी बोलते थे। तो हमारा जो मोहल्ला था बरसात के दिनों में पंजों से ऊपर वहाँ कीचड़ होता था, वो स्लम एरिया कहलाता था, गंदी बस्ती कहलाता था। गंदी बस्ती उन्मूलन में उसका नाम आया और फिर बाद में मोहल्ले में सुधार भी हुआ। तो ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में आती रही और इन परिस्थितियों के कारण मुझे एक मजबूती मिली, एक ताकत मिली, साहस मिला कि हर परिस्थिति से हम लड़ सकते हैं और लड़ करके हम पार जा सकते हैं। इसके लिए जीवन में कभी निराशा नहीं हुई। जी सर, मीन्स कि आपने अपने अभाव को अपनी शक्ति बनाई और चुनौतियों का सामना करके आप अभी अपने सफलतम पथ पर अग्रसर हैं। सर हमारा
अगला प्रश्न आता है कि एक छोटा सा मैसेज हमारे देश के युवाओं को क्या देना चाहेंगे? अभी वर्तमान में देश में बहुत विकट समस्या है, खासकर जो हम कहते हैं युवाओं के बारे में। जो लोग 50 के ऊपर पहुंच चुके हैं, अभी भी उनका आत्मविश्वास बना हुआ है, लेकिन युवा एक ऐसा है कि हम समाचारों में देखते हैं कि 28 साल के युवा को हार्ट अटैक आया। हम समाचारों में ये देखते हैं कि एक युवा का जो पैकेज है वो 32 लाख पर ईयर का है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे प्रसन्नता नहीं मिलती है, मुझे सुकून नहीं मिलता है, मुझे शांति नहीं मिलता है, मैं क्या करूं? और वो विचलित हो जाता है। ये सारी परिस्थितियां भोगवादी संस्कृति की ओर जाने से हुई है। तो मेरे युवाओं से जो देखने में आता है कि निराशा बहुत जल्दी उनमें पनप जाती है। जिस चीज को हम संघर्ष भी नहीं कहते, उसको वो कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, और एक बीमारी का नाम दे दिया है डिप्रेशन। हमारे समय में डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन आजकल युवा छोटी छोटी सी बात पर डिप्रेस हो जाता है और स्वयं को नुकसान पहुंचाने के लिए, बहुमूल्य जीवन जो है हमारा, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए वो तैयार खड़ा हो जाता है। ऐसी घटनाएं मन को और हृदय को बहुत विचलित करती है, और युवाओं से मैं यही कहूँगा कि साहस के साथ में काम ले, और जीवन में सब परिस्थितियाँ आती है, उन परिस्थितियों से लड़ना जो है, संघर्ष करना जो है, इसको हम सामान्य सहज रूप से ले, इसको ऐसा स्वीकार करें। जीवन एक संघर्ष है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर के हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। 2 पंक्तियां कहने चाहूँगा युवाओं से। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है, यूं ही चला चल अपनी धुन में चलते रहे, आगे बढ़ते रहे और लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान दे, आप जरूर सफल होगे। इस संदेश को ध्यान में रखिए। बिल्कुल सर, बहुत ज़बरदस्त बात कही सर आपने। सर अगली बात करते हैं हम कि आपने जो लीड लैब के मंच के सारे सवाल थे उसका जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिया। हमारा अंतिम प्रश्न कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? मैं लीड लैब पर जो है आप सभी लोगों को सबसे पहले बधाई दूंगा, क्योंकि इस लैब के माध्यम से हम समाज को और समाज के युवाओं को एक संदेश देने जा रहे हैं। मैंने आपसे अभी हमारे साक्षात्कार में ये बात हुई कि टेक्नोलॉजी के कारण युवा भटक रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का सदुपयोग है। ऐसा सदुपयोग हम टेक्नोलॉजी का करें, मोबाइल का करें, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छी दिशा में अग्रसर होंगे। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, और मैं चाहूँगा कि ये लैब जो है सिर्फ बुरहानपुर तक या मध्य प्रदेश तक सीमित ना रहे, और ये शीघ्र राष्ट्रीय स्तर पर भी जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको ख्याति मिले, और ऐसे ही आप रचनात्मक इंटरव्यू और रचनात्मक कार्य करते रहे। इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपने बताया कि इस साक्षात्कार के बाद जो हमारे युवा दर्शक है, जो कि आजकल आपने जो सही बात करी कि डिप्रेशन नाम की एक नई बीमारी का शिकार हो रहा है, वो अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखेगा और हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के राह पर अग्रसर करेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।